Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies. ये वीडियो क्लास 11th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट 30 MCQ हम लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको पहले एक एक डेफिनेशन साथ साथ समझाऊंगा भी और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है उसके बाद आप आसानी से डिकोड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक है वो है कि कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। ये जब हम पहली बार आपको स्टार्ट करते हैं पढ़ाना तो वहाँ हम बताते हैं कि प्रोप्राइटर यानी ओनर बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाता है, गुड्स लगाता है, सामान लगाता है। इवन अगर मैं अपने घर से कोई एयर कंडीशन लगा के भी यहाँ ऑफिस में लगा दूँ तो भी वो क्या नाम होगा वो आपको बताना है। तो व्हाट इज द 4 ऑप्शन, इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या वो रहेगा प्रॉफिट, बी ऑप्शन कैपिटल, सी फिक्स एसेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो सोच के बताइएगा, कोई भी कैश या फिर गुड्स या एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड व्हाट। और आप कहेंगे सर ये बिल्कुल राइट आंसर हमें एकदम से पढ़ते आ गया और राइट आंसर क्या रहेगा, यस कैपिटल। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैपिटल क्या हमेशा कैश में आएगा। आंसर है नो। जो भी प्रोप्राइटर होता है यानी आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर जो मालिक होता है वो जो भी बिजनेस में डालेगा उसका सोर्स कहां से वो आपको नहीं देखना, बस ये देखना है कि जो भी मालिक इन्वेस्ट करेगा वो आपका कैपिटल होगा। एंड कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी यानी कि ओनर्स इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटी। और यहां पर कॉन्सेप्ट आता है क्या कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, इसलिए बिजनेस उसको कर्जा मानता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंग विच इज परचेज एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। या वो मशीनरी होगी, या वो फर्नीचर होगा, क्या वो गुड्स होगा, या फिर डेटर्स। बी साइलेंट होता है, लिखते टाइम हम बी लिखते हैं बट वैसे डेटर्स। तो क्या लगता है कि जो सामान हम परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं बिजनेस के अंदर उन सामान को क्या बोलते होंगे। क्या वो मशीनरी है, ए, बी फर्नीचर, सी गुड्स या फिर डेटर्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा। और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज काम आ रही है, वो क्या है, गुड्स और मशीन में डिफरेंस क्या होता है, गुड्स या फर्नीचर में क्या डिफरेंस होता है, यानी गुड्स यानी करंट एसेट्स और नॉन करंट में क्या होता है, वो बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन के बेस पे हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ में बिजनेस डील करता है जिसको बेचने के लिए वो लेता है, फॉर एग्जांपल मेरी फर्नीचर की दुकान है या फिर इस टी शर्ट का दुकान है, तो मैं जो परचेज करता हूँ बाद में बेचूंगा आपको, वो रहेगा क्या, गुड्स। तो यहां पर गुड्स की बात कही है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गुड्स को स्टॉक मानते हैं, स्टॉक को गुड्स, कब परचेज मानना है, वो इस वीडियो के अंदर सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी। तो ये वीडियो नॉट ओनली चैप्टर 2 में काम आने वाला है 11th के अंदर, बट आने वाली पूरी अकाउंटेंसी जब भी आप पढ़ेंगे ये वीडियो आपको हमेशा यूजफुल रहेगी। और यस आंसर जो था हमारा वो था गुड्स। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ। कोई भी लायबिलिटी हमारी कब बनती है, क्या वो कैश ट्रांजैक्शन की वजह से, या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से, या फिर वो कैश और एज वेल एज क्रेडिट की वजह से, या नन ऑफ दिस अबव। यानी कोई भी लायबिलिटी या कर्जा बिजनेस के ऊपर कब चढ़ता है, क्या जब हम कुछ कैश लेन देन करें, या उधार पे लेन देन करें, या दोनों कैश और क्रेडिट होगा, या नन ऑफ दिस अबव। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लायबिलिटी हमारी साफ साफ पे उधार पे होती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्रेडिट वर्ड जो होता है वो सेल के साथ भी लगता है, परचेज के साथ भी लगता है, तो उनको समझ नहीं आता ये जो क्रेडिट वर्ड है कब क्रेडिटर बनेगा, कब ये डेटर बनेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा उधार ट्रांजैक्शंस के अंदर ही हमारी लायबिलिटी बनती है। तो आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी और यस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। यानी जो साल के एंड में जब स्टॉक नहीं बिकता तो क्या कहते हैं उसको, क्या उसको हम बैड डेट्स कहेंगे, क्या उसको ऑप्शन बी हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, या फिर क्लोजिंग स्टॉक, या फिर लायबिलिटीज कहेंगे। तो आप देखेंगे जो अनसोल्ड गुड्स हैं वो भी साल के एंड में, एंड मतलब यहाँ पर क्लोजिंग होना चाहिए और यहाँ पर स्टॉक की बात हो रही है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं उस दिन हम इसको बोलते हैं हमारा क्या, यानी हमारी परचेजेस है, हमारे गुड्स हैं। बट जब साल के एंड में वो अनसोल्ड होते हैं, एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, या फिर इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए हमारा सी, बिल्कुल सी आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं पार्ट 1 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस और रिमेनिंग हम लेंगे हायर लेवल का जो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज अब आने वाले टाइम में इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फोर्थ हमें क्लियर हो गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आंसर था। फिफ्थ है द टर्म सेल इज यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ डैश। ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है और हम टीचर्स समझ सकते हैं कितना हमें पेन होता है जब बहुत बार बताने के बाद भी ना आपको कन्फ्यूजन होती है कि यार क्या है ये सेल वर्ड कहाँ यूज़ होगा, ये परचेज वर्ड कहाँ यूज़ होगा, ये इन्वेंट्री, ये स्टॉक, ये गुड्स कब होगा। तो इनिशियल क्लासेस में दिक्कत होती है, बट इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं ये एग्जाम्पल लेने वाला हूँ कि मान लीजिए मेरा टी शर्ट का बिजनेस है और मैंने 100 टी शर्ट परचेज किया, अब मैं इनको बेच रहा हूँ।
तो जो टर्म सेल है इज यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश, यानी अगर मेरा बिजनेस गारमेंट्स का है और अगर मैं पुराना एयर कंडीशन अपने बिजनेस या स्टोर में से बेच रहा हूं अपने शोरूम में से, तो उसके लिए नहीं यूज होगा टर्म सेल। तो सेल वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा? जिन आइटम्स में आप डील करते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और वहां पे आप एसी, कूलर, ये फ्रिज बेच रहे हैं, वो आपके लिए क्या है? गुड्स है, उन्हीं के लिए टर्म सेल यूज होगी। तो देखते हैं यहां पर क्या ये टर्म सेल एसेट्स के लिए यूज हो सकती है और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं होगी? क्या ये टर्म सेल एसेट्स के लिए यूज हो सकती है और गुड्स के लिए नहीं होगी? क्या ये टर्म सेल इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज हो सकती है, गुड्स के लिए नहीं? या फिर ये टर्म सेल गुड्स के लिए होगी और एसेट्स के लिए नहीं? तो इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए होंगे कि जो सेल वर्ड है, ये सेल सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है किसके लिए? फॉर गुड्स, यानी जिनमें हम डील करते हैं, ना कि ये एसेट्स के लिए, यानी कि जो एसेट्स हम अपने खुद के लिए यूज के लिए करते हैं। तो जो भी सामान आप बेचने के लिए ले रहे हैं, जिसका जो मकसद है, जो मोटिव है, अगर वो बेचना है तो फिर वो आपके लिए क्या रहेगा? गुड्स। तो वो सेल वर्ड यूज होगा, अदरवाइज कभी भी नहीं। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, द टर्म परचेज इज यूज फॉर डैश, तो आप क्या बोलेंगे? सेम आंसर रहेगा गुड्स। और ये परचेज वर्ड कभी भी यूज नहीं होगा अगर हम एसेट परचेज करते हैं, क्योंकि वो मैंने अपने बिजनेस के यूज के लिए लिया है। जिस तरह से मेरा कैमरा जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो मेरा एसेट है, मैं उसको परचेज नहीं बोलूंगा। इसी तरह से जब मैं कैमरे को बेचूंगा, मैं उसको सेल नहीं बोलूंगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी आइटम इन विच बिजनेस डील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यस आंसर इज डी। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। अब बात आती है इंटेंजिबल एसेट की, और सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर अकाउंट्स गुरु, यानी इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लोगो, यानी ये मेरे नाम पे रजिस्टर है, मेरी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है, विच इज 28 years old कंपनी, द टीचिंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड। सो दिस कंपनी ओन्स दिस पर्टिकुलर logo, this particular name. So for me it is what? Is it a tangible asset और इन इनटैंजिबल एसेट? सोच के देखिए और देख के बताइए, क्या इसमें यहाँ पे पेटेंट्स आंसर हो सकता है? क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आंसर हो सकता है? यहाँ पे गुडविल है या फिर ट्रेडमार्क? तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इंटैंजिबल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, वन दिस ट्रेडमार्क अकाउंट्स गुरु, अदर इज माई ट्रेडमार्क फुल मार्क्स इज रजिस्टर्ड बाय माई कंपनी। सो ये जो सारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, लोगो, डिजाइन, नेम, ये सब क्या होते हैं? जो दिखते नहीं है टैंजिबली। अगर आपको कहेंगे कि ये जो लोगो दिख रहा है मेरा, ये टी शर्ट पे है, प्रिंट है, बट आप इसको टच नहीं कर सकते, बिकॉज अगर टच करेंगे तो टी शर्ट को टच कर रहे हैं, ये सुनो। इसी तरह से कोई भी आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, इवन कोई कार आप देखते हैं, अगर एक मर्सिडीज कार के ऊपर जो लोगो लगा हुआ है, वो जो लोगो भी है वो क्या है आपका? इसी के अंदर आता है, यानी ब्रांडिंग के अंदर आता है, यानी वो इंटेंजिबल एसेट्स को हम कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल होते हैं। तो इनमें से आंसर एक ही नजर आ रहा है, वो है इन्वेस्टमेंट, वो इंटेंजिबल एसेट हमारा नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? इट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, बिकॉज बैलेंस शीट में इस इन्वेस्टमेंट्स को अलग से क्लासीफाई किया जाता है। जब आप 12th में आएंगे, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होगी, तो यहां पर हम इसको नॉन करंट एसेट्स के अंदर अलग से हाईलाइट करेंगे। इसकी सेपरेट हेडिंग होती है, इंटेंजिबल में नहीं आता। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को हम इंटेंजिबल नहीं मानते। तो राइट आंसर शुड बी बी, एंड यस ऑफ कोर्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास ऑफ फर्नीचर डीलर। अब आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। Which one of the following will not be recorded in the books? इनमें से कौन सी आइटम रिकॉर्ड नहीं होगी? सोफा सेट वर्थ 50,000 टेकन टू हिज होम। मैं फर्नीचर डीलर हूं और अपने ही बिजनेस से मैंने सोफा एक लेके घर पे लेके चला गया, क्या ये रिकॉर्ड होगा? दूसरा, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर वर्थ ₹11,000, मैंने घर का फर्नीचर बेच दिया, क्या मैं इसको बिजनेस में लिखूं एज अ सेल? डाइनिंग टेबल ऑफ 10,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट, मैंने अपने ही फ्रेंड को अपनी दुकान में से 10,000 रुपीज का डाइनिंग टेबल गिफ्ट कर दिया। और फोर्थ, परचेज ऑफ टिम्बर, यानी लकड़ी फर्नीचर को बिजनेस को बनाने के लिए 8,000 की, ये मैंने परचेज करी। तो देखिए बताइए, इन चारों में से आपको कौन सा लगता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स? तो बात करते हैं आइटम नंबर 1 की। अगर आप आंसर सोच चुके हैं, और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ताकि पॉज करके फिर अपना आंसर देखिएगा, अच्छा लगेगा, आपके ब्रेन को वो रिटेन कर लेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो सोफा जो मैंने अपने घर के लिए लेके गया 50,000 रुपए का, तो मेरे बिजनेस से सोफा कम हो रहा है, डेफिनेटली मैं लिखूंगा। और आगे जाके डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। यस, अगर एक ओनर अपने ही बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है, अपने ही बिजनेस से कोई सामान विड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं क्या हम? गुड्स। अगर मान लीजिए मेरी केक की फैक्ट्री है और मैं 2 केक निकाल के अपने पापा के बर्थडे के लिए मैं ले गया घर पे, वो भी मेरा ड्राइंग्स होगा, वो भी रिकॉर्ड होता है। बिकॉज अगेन बिजनेस एंड बिजनेस दे आर 2 डिफरेंट जो बिजनेस एंटिटीज होती है। ये चैप्टर 3 में आएगा हमारा बिजनेस एंटिटी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा ये, बट यहां पर हमारा फर्स्ट आइटम रिकॉर्ड होता है। दूसरा है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचा है। अब बिजनेस को क्या लेना देना भाई, मैं घर में क्या कर रहा हूं, बिजनेस को कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना? अगर घर में मैं रात को खाना खा रहा हूं या डाइटिंग कर रहा हूं,
बिजनेस हैज़ नो कंसर्न विद इट, यानी मैं घर में क्या चीज़ करता हूँ बिजनेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, मैं कितनी बार आउटिंग के लिए जाता हूँ, कितनी बार मूवी देख रहा हूँ, बिजनेस हैज़ नो कंसर्न अबाउट दिस। तो ये वाली आइटम आंसर हो सकता है, बट देखते हैं COD चेक करते हैं। डाइनिंग टेबल 10,000 का अपने फ्रेंड को दिया गिफ्ट, वो भी पहले पॉइंट की तरह ही ड्राइंग्स होगा, यानी अपने दोस्तों को दीजिए, घर लेके जाइए, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लास्ट है परचेज ऑफ टिम्बर, ये तो मेरा परचेज हो गया जिसको मैंने अभी आपको गुड सिखाया था, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस में रिकॉर्ड होगा टिम्बर, तो आंसर होना चाहिए बी। चेक करते हैं, ऑफ कोर्स बी इज द राइट आंसर। यस, द सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹11,000, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the things or properties which help in smooth functioning of the business and which are owned by the business are dash of the business, यानी वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ें जो बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग करने में हेल्प करती हैं और जो बिजनेस को ओन करता है, मालिक है बिजनेस। आप सभी जानते हैं जो भी चीज़ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी बिजनेस के पास होती है, उसका मालिक प्रोप्राइटर नहीं होता, उसका ओनर बिजनेस होता है। फाइन, वो पैसा मालिक ने लगाया है, बट बिजनेस के एंगल से वो लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे बताइए कोई भी ऐसी थिंग्स और प्रॉपर्टी जो हेल्प करती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, वो क्या कहलाई जाएगी? क्या वो लाइबिलिटीज होगी, क्या वो कैपिटल होगा, क्या प्रॉफिट या फिर एसेट्स? आप कहेंगे सीधा सीधा सर मुझे तो आंसर लिख रहा है एसेट्स। कुछ लोगों को प्रॉफिट भी लग सकता है, बट क्लैरिटी अगर होगी तो आप राइट आंसर एसेट्स ही मार्क करेंगे, एंड ऑफ कोर्स राइट आंसर इज एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डैश। जब भी आप कभी कुछ लेन देन करते हैं, आप किसी शॉप पे गए और वहाँ से आपने कुछ सामान परचेज किया और परचेज करने के बाद वो कुछ आपको हैंड ओवर करता है, वो जो चीज़ हैंड ओवर करता है या आपसे कोई कस्टमर परचेज कर रहा है, आप उसको कुछ स्लिप निकाल के हैंड ओवर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या वो बिल होगा, क्या वो रिसिप्ट होगा, क्या वो वाउचर होगा, या नन ऑफ द अबव? अभी इस वीडियो के लिए जो राइट आंसर होगा वो एक तरह से बिल है, यानी मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ बिल। डेफिनेटली आप कहेंगे सर क्या वो रिसिप्ट भी हो सकता था? डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं कि हमेशा रेसिप्ट हो, हमेशा कैश सेल हो, उधार सेल भी हो सकती है। फाइन, तो यहां पर बिल और इनवॉइस दो बातें हैं जो मैं अगली वीडियो में और क्लैरिटी दूंगा, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो ये शो करता है कि हाँ हमारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं बिल। तो राइट आंसर शुड बी ए, एंड येस ऑफ कोर्स ए इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग? अभी मैंने बात की थी ड्राइंग, यानी मैं अगर अपने बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए कोई मुझे गिफ्ट देना है किसी को, वो पैसा मैंने यहाँ से लेके गिफ्ट कर दिया, या मान लीजिए मुझे शाम को किसी मैरिज या फंक्शन अटेंड करना है और मुझे वहाँ पर 5100 रुपीज़ का एक एनवलप यानी एक गिफ्ट उनको देना है, तो उस लिफाफे के अंदर जो मैं 5100 डाल रहा हूँ, अपने बिजनेस में से कैश निकाला, उस लिफाफे में डाला और शादी में जाके मैंने पकड़ा दिया उस कपल को जो न्यूली वेड कपल है। अब ये जो मैंने 5100 रुपीज़ निकाले बिजनेस से, ये मेरे बिजनेस के अंदर से क्या हो गया? ड्राइंग्स। यस, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो बताइए इसमें से कौन सी ड्राइंग होगी? ये कॉन्सेप्ट सिखाया, आप क्वेश्चन देख के बताइएगा। विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉइज, क्या मैं बिजनेस से पैसा निकाल के एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, क्या वो होगा? विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के लिए पैसा निकाल रहा हूँ, वो ड्राइंग होगा। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, घर खर्चे के लिए, या फिर विड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट। देखिए एसेट परचेज कर रहा हूँ या एम्प्लॉय की सैलरी, ए और डी तो बिल्कुल नहीं है। विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपको लगेगा क्रेडिटर्स को पे करना क्या पर्सनल एक्सपेंस होता है मालिक का? आंसर इज नो, ये तो फर्म का एक्सपेंस है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होना चाहिए सी। लेट्स चेक, ऑफ कोर्स सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ बिजनेस परचेजेस रेफर टू, जो हमने बात की थी पहले क्वेश्चन से, वो बात आ गई 11वें क्वेश्चन में, और अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिटी इज सुपर पावर। अगर आपको क्लैरिटी है ना, फिर आप कहीं नहीं फंसेंगे। यही नहीं, जब हम जर्नल कराएंगे आपको, जर्नल एंट्रीज में देंगे गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000, और वहाँ हम बोलेंगे नहीं नहीं गुड्स नहीं लेना, परचेज अकाउंट लेना है, वो यही 11वां क्वेश्चन आपको वहाँ पर याद रखना है कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं वी यूज द वर्ड परचेज, ना कि गुड्स, ना कि इन्वेंट्री। फाइन, बिकॉज जो हमारा मोटिव है वो मोटिव है गुड्स को परचेज करके आगे बेचना, ना कि दुकान में रखना। तो जो भी चीज़ हम ले रहे हैं आगे बेचने के लिए, वो हमारा एक्सपेंस होता है, और उस एक्सपेंस का एक स्पेशल नाम है, वो है परचेज अकाउंट। फाइन, सो परचेज ऑफ एन आर्टिकल टू बी यूज इन बिजनेस, क्या कोई ऐसी चीज़ हम ले रहे हैं जो हमें बिजनेस में यूज़ करनी है, वो परचेज होगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, क्या मैं गुड्स को बेचने के लिए ले रहा हूँ, उसके लिए परचेज होगा। परचेज ऑफ एन एसेट टू बी यूज इन फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो परचेज होगा, या ऑल ऑफ दिस अबव। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर मैं आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर, तो डेफिनेटली वो मेरे को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एसेट होगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, हाँ मुझे ये लग रहा है कि मुझे बेचना है आगे। परचेज ऑफ एसेट, यहाँ भी वो बात नहीं आ रही, तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। चेक करते हैं, एंड येस परचेज ऑफ गुड्स इज द राइट आंसर। वो भी वो रीसेल वर्ड आ गया, और जो चीज़ रीसेल के लिए लेते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो हमारा परचेजेस होता है। याद कीजिएगा ये वाला पॉइंट अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स,
यानी अगर मेरा ये टी शर्ट का बिजनेस है और मैंने 10 टी शर्ट को सेल कर दिया, तो वो जो अमाउंट आ गया या उधार पे दिया तो अमाउंट बाद में आएगा, वो क्या होगा? क्या मेरा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा? क्या वो कैपिटल रिसिप्ट होगा? कभी इसको रेवेन्यू या कभी कैपिटल मान लेंगे, या फिर होगा कैपिटल रिजर्व? तो सोच के बताइए। तो सबसे पहले जो इसकी नॉलेज है मैं आपको दे दूं, हर बिजनेस में दो तरह के पैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एजुकेशन में हूँ, मैं आपसे कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, वो भी रेगुलर बेसिस पे, वो मेरा रेगुलर होगा, और रेगुलर जो पैसा आता है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर मैं कोई अपना बिल्डिंग, अपना फर्नीचर, कोई पुराना एसी बेच रहा हूँ, वो कभी कभी बेचूंगा, उसको बोलेंगे व्हाट, ये कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कभी कभी आती है, वो तो है कैपिटल रिसिप्ट। जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट से रिजर्व्स बनते हैं वो हमारे होते हैं जनरल रिजर्व्स, यानी बिजनेस के रिजर्व। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है उससे अगर हम कुछ सेविंग करते हैं पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिसिप्ट से कैपिटल रिजर्व बनता है, तो ना तो यहाँ बी होगा ना वो डी होगा, बचे ए और सी। समटाइम्स रेवेन्यू समटाइम्स कैपिटल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये हमेशा बिजनेस के अंदर जो रेगुलर पैसा आता है गुड्स को बेच के, वो हमेशा क्या होता है? रेकरिंग नेचर होता है, रेगुलर होता है, और यही रोजी रोटी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आंसर होना चाहिए ए। Of course, A is the right answer. Question number 13. The term non-current asset. देखिए, ये जो है आपको जब हम पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। 12th में जाएंगे, यही नॉन करंट एसेट्स को हम बोलेंगे PPE। वो जो कोविड में डॉक्टर साहब पहनते थे ना, सब लोग पहनते थे हॉस्पिटल में PPE किट, वही वाला वर्ड है एक्रोनिम, बट मीनिंग वही नहीं है। PPE मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। ये बहुत बड़ा हेडिंग आएगा, तो अभी समझ लीजिए, नॉन करंट एसेट्स कम्स अंडर एज अ PPE। वहाँ पे 12th में PPE बोलेंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके नीचे दो चीज़ें हैं, टैंजिबल, इंटेंजिबल। तो ये नॉन करंट अभी फिलहाल 11th के लिए है, वो एसेट जो हम लेते हैं और जो बेनिफिट देता है मोर देन 1 ईयर, दैट इज नोन एज नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होता है? जो बेनिफिट देता है लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पे बताइए ऐसा कौन सा है जो आपको बेनिफिट देगा मोर देन 1 ईयर? देखिए, बताइए जल्दी से। आई होप आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड फर्नीचर। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने आपको बताया, वो तो गुड्स है, इन्वेंट्री है हमारा, वो तो बेचने के लिए लिया है, वो तो बिक जाएगा। नॉन करंट का मतलब जो हमें मोर देन 1 ईयर या मोर देन दी ऑपरेटिंग साइकिल बेनिफिट देता है। ऑपरेटिंग साइकिल यानी कैश को कैश में कन्वर्ट होने में जो टाइम पीरियड लगता है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। यानी मैंने कपड़ा लिया, कपड़े को मैंने स्टॉक मतलब फाइनल फिनिश गुड्स में बनाया, फिनिश गुड्स को बेचा मैंने, और बेच के वापस कैश आया। तो जो मैंने कैश से कपड़ा खरीदा था, वापस कैश आने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? क्या वो क्लोजिंग स्टॉक है? ना, वो तो 2-3 महीने में बिक जाएगा। बिल रिसीवेबल मतलब जो कस्टमर्स को मैंने राइटिंग में लेके उधार में माल तब बेचा है जब उनसे मैंने लिखित रूप में ले लिया, वो होता है बिल रिसीवेबल। डेटर्स, वर्बल कमिटमेंट पे दे दिया, पुराना कस्टमर है, दे दिया भैया 10 साल से मेरे से गुड्स परचेज कर रहा है। लास्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये है बिजनेस के अंदर जो फर्नीचर फिक्सचर लगा हुआ है, मेरी चेयर्स लगा हुआ है, मेरा AC लगा हुआ है, ये सब चीजें मेरे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो आंसर होना चाहिए डी, एंड यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन। करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर हमें या तो कंज्यूम कर लेते हैं, हमें बेनिफिट ड्राइव हो जाता है, या वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जो विद इन 1 ईयर और विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल उसका बेनिफिट हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो क्या वो डेटर्स है, क्या वो मोटरसाइकिल है, क्या वो मशीनरी है, क्या वो बिल्डिंग है? तो आप कहेंगे सर B, C, D तो सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स है, तो एक ही एसेट्स है जो कि हमारा करंट एसेट्स है, वो क्या होना चाहिए? आंसर ए, एंड यस, आंसर ए इज द राइट। 15 क्वेश्चन, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब उल्टा आ गया, बताइए इनमें से कौन सा करंट एसेट्स नहीं है? क्या स्टॉक, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या प्रीपेड एक्सपेंस, या अनअर्न्ड इनकम? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज जब तक क्लैरिटी होगी तभी आपको समझ आएगा। तो स्टॉक हमारा ऑलवेज करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगेन करंट एसेट्स का पार्ट है, जो हमने लिया है ये आगे बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म ही है, यानी करंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी अगर आपने अगले 3 महीने का रेंट एडवांस दे दिया, अगले 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर। देन अनअर्न्ड इनकम, यानी बिना कमाई के पैसा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं बुक्स लिख रहा हूँ, जो टुगेदर की बुक्स, मान लीजिए मुझे अगले साल की रॉयल्टी अभी आ जाती है, जो बीइंग एन ऑथर, तो वो जो रॉयल्टी अगले साल का मुझे आज आ गया है, वो मुझे उसके बदले काम करके देना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट नहीं है, कर्जा है, मुझे काम करके देना है, काम करके देना है, और जो काम करके हमें देना होता है वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। सो दिस विल बी व्हाट? माई लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी बोलते हैं, वैसे इसको आगे बताएंगे। वो लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे करनी हो, करंट लायबिलिटी, और जो 1 साल के बाद या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल पे करना हो, नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर करंट एसेट्स का आंसर डी है, जो इंक्लूड नहीं होता। एंड यस, अनअर्न्ड इनकम का मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये मेरी लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, टैंजिबल एसेट, सॉलिड टैंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये जो कैमरा है इस समय उसको टच कर सकते हैं, ये जो बोर्ड है मेरा, इस बोर्ड को मैं टच कर सकता हूँ, ये लाइट्स जो हैं, ये सारी मेरी टैंजिबल एसेट्स हैं। तो यहाँ पर क्या वो गुडविल है? अगेन गुडविल, नेम, ब्रांड नेम आपका। स्टॉक यानी जो मैं सामान बेचता हूँ दुकान में, वो
या फिर पेटेंट्स, अगेन इट इज़ व्हाट योर इंटैंजिबल एसेट, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इन चारों में से टैंजिबल कौन सा है? तो आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पर स्टॉक ही एक लग रहा है जिसको मैं छू सकता हूँ, यानी मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, आप गारमेंट्स उठा सकते हैं। मेरा ये टीवी बेचने का बिजनेस है तो मैं इस टीवी को पकड़ सकता हूँ, ये मेरा टैंजिबल एसेट्स है। तो राइट आंसर बी होना चाहिए, चेक करते हैं। एंड यस, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 17th, इनटैंजिबल एसेट क्या होगा? कैश, स्टॉक, गुडविल या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अगर मैं यहाँ बोलता आपको फिटिशियस एसेट बताइए, फिटिशियस एसेट जो कि असली में एसेट होता ही नहीं, फेक एसेट्स है, तो उसका आंसर क्या होता? इसी क्वेश्चन में चेंज हो जाता, सिर्फ ये लाइन चेंज होती, चारों ऑप्शन तो उसका आंसर अलग होता। तो फिटिशियस और इंटैंजिबल की क्लैरिटी के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, तो सोच के बताइए कौन सा है इंटैंजिबल एसेट। और आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने हिंट दे दिया, ये दिखाकर ये गुडविल है और यहाँ पर गुडविल इज व्हाट दिखाई नहीं देती। अक्रॉस द ग्लोब आई टेक वर्कशॉप, ऑल द प्रोमिनेंट टॉप स्कूल्स में, तो एक थोड़ा बहुत जो गुडविल अर्न किया है वो दिखती नहीं है, यानी आपको फील की जा सकती है, ठीक है ना। वंस यू अटेंड माई पीक परफॉर्मेंस वर्कशॉप यू कैन ओनली फील दैट। तो ये फीलिंग, ये इमोशंस इज गुडविल, तो यहाँ पर इंटैंजिबल एसेट सी होना चाहिए। अगर मैं बोलता यहाँ पे फिटिशियस एसेट कौन सा है? फिटिशियस, तो फिटिशियस एसेट्स और डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंसेस जो पास्ट ईयर में किए अभी तक अपने पूरे तरह से प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ, उसको राइट ऑफ करना बोलते हैं। अगर नहीं समझ आए तो अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं किया, अभी खर्चों को अभी रह गया वो माइनस होना, उसको हम बोलते हैं फिटिशियस एसेट। यानी वो एक्सपेंसेस जो है लास्ट ईयर के, बेनिफिट अभी भी मिल रहा है बट उसको हमने बुक्स में एज अ खर्चा कंप्लीटली अभी राइट ऑफ माइनस नहीं किया प्रॉफिट से, तो उसका आंसर फिर होता है डी। बट यही क्वेश्चन से हमने दोनों कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता रहूं। और हाँ, इसी तरह की वर्कशीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे आ जाएगी, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में नीचे दे दूंगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल तो है ही, इंस्टाग्राम जो है हमारा अकाउंट्स ग्रुप _TM, वो बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा इसका? यस, जो बताया मैंने, गुडविल इज द राइट आंसर। वेस्टिंग एसेट क्या होता है? वेस्टिंग एसेट नेचुरल एसेट्स बोलते हैं, जो भगवान ने बनाया ना, और जिनको हम जितना जितना यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू गिरती रहती है। तो क्या वो मशीनरी है? नहीं, ये तो मैन मेड है। क्या वो ऑयल वेल, कोल माइन? यस, हो सकता है। कंप्यूटर? नो, ऑल ऑफ दम नो। तो यहाँ राइट एसेट्स क्या है? ऑयल वेल्स, जो आप देख रहे हैं, तेल के कुएं, कोल माइन, गोल्ड माइंस, ये सारे वेस्टिंग एसेट्स हम इसको बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे। 19, या आंसर इज बी। 19 क्वेश्चन, नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे मैं बताया था, वो लाइबिलिटी जो एक साल में पे करना हो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज योर करंट लाइबिलिटी। बट जो एक साल के बाद आपको पे करनी है, दैट इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ऐसी कौन सी लाइबिलिटी? क्या वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक लोन मान लीजिए इसको, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, या फिर क्रेडिटर्स? तो आप कहेंगे सर डी तो हो नहीं सकता, उनको तो 2-3 महीने में पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन, अगेन शॉर्ट टर्म वर्ड है तो वो तो करंट लाइबिलिटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन वी हैव द अरेंजमेंट कि आपको शॉर्ट टर्म में वापस करना है, तो यहाँ पे आंसर लॉन्ग टर्म बता रहा है कि वो नॉन करंट है। आंसर शुड बी बी, एंड यस द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी इंक्लूड, इज इट बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ऑल ऑफ दिस अबव? तो क्या है करंट लायबिलिटी? अब आप कहेंगे सर अब तो बस बता दीजिए, अब तो हमें पता लग गया, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी, एनीथिंग विच इज पेबल, रेंट पेबल, टैक्स पेबल, बिल्स पेबल, यानी विच इज ड्यू बट नॉट पेड, आई हैव टू पे यू, इट इज माई करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधार में परचेज करते हैं, वो मेरी क्रेडिटर्स हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसिव विच आर ड्यू बट नॉट पेड, आपने ड्राइवर को सैलरी नहीं पे किया 2 महीने से, आपने जो ऑफिस में सैलरी नहीं पे किया, आपने बिजली का बिल अभी 6 महीने से पेंडिंग है, ऐसा सब कुछ आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो यहाँ आंसर डी लग रहा है, and yes, the D is the right answer, all of the above. Next question, which of the following is a capital expenditure? ये आप पढ़ते होंगे अपने बुक्स में, आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम बता चुके हैं आपको, कोई भी रेकरिंग चीज हो वो रेवेन्यू बन जाती है, जैसे बिजली का बिल है, टेलीफोन बिल है, ये सब रेकरिंग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, यानी जिसका बेनिफिट काफ़ी सालों तक मिलता है, एंड जो कि नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है। वेजेस, यानी जो कोई लेबर आया, आपने कुछ काम कराया, उसको पैसे दिए, वो चला गया डेली वेजेस पे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो रेकरिंग होता रहता है। जैसे आपके ऑफिस में कई बार बिजली खराब होती है, आपने बुलाया, वो रिपेयर करके चला गया, पैसे लेके गया, वो दैट इज नॉट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर मेरी बिल्डिंग में इस समय 4 फ्लोर्स हैं, और मान लीजिए यहाँ मैं कोई लिफ्ट लगाता हूँ, या मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे एक और रूम ऊपर डाल लेता हूँ, यानी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ, नई बिल्डिंग बना रहा हूँ, या खाली प्लॉट के ऊपर भी मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ जहाँ पे एक नॉन करंट
से डेवलप हो रहा है, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्या वो रेकरिंग होगा, लगातार होगा हर महीने 2 महीने में? नहीं। तो शायद हो सकता है, देखते हैं नीचे, रिपेयर एक्सपेंस बिल्डिंग। एक बार बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद हम रिपेयर कराते रहते हैं 2 साल 5 साल के अंदर, वो छोटी मोटी चलती रहती है, छोटी मोटी अमाउंट की, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, उसको हम रेवेन्यू मानते हैं। व्हेन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मैंने बताया अभी आपको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगेन इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यानी वो खर्चा जो मैंने पास्ट में किया है और आने वाला जो सालों में बेनिफिट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर परचेज किया और 2000 रुपये कार्टेज का पे कर दिया। अभी जो फर्नीचर परचेज किया उस पर 2000 का कार्टेज पे करा, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए मैंने एयर कंडीशन लिया 40,000 का स्प्लिट एसी और 2000 रुपये उसने इंस्टॉलेशन के मांग लिए, तो वो जो 2000 रुपये मैंने इंस्टॉलेशन वाले को वेजेस पे करा, उसको मैं वेजेस नहीं मानूंगा, उसको भी मैं बी वाला पार्ट मानूंगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी नया एसेट आप परचेज करते हैं, उसका किराया पे करा, उसका इंस्टॉलेशन पे करा, सभी के सभी आपके क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बात करूं, इस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 3 तरह के एक्सपेंस मेरे सामने दिख रहे हैं। पहला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बिजली जल रही है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? मेरी एडवर्टीजमेंट, जो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, यहाँ बोर्ड लगे हैं, स्टैंडी लगा है, एडवर्टीजमेंट मटेरियल लगा है, तो वो सब क्या होगा? मेरे ब्रोशर होंगे, वो सब मेरे लिए क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उन्हीं को ही, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, और यस आंसर इज बी, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप एकदम से बता देंगे क्या वो रिपेयर एक्सपेंस है, क्या वो बिल्डिंग को बनाने का खर्चा है, क्या वो मशीनरी को परचेज किया उसका किराया है, एक्सपेंस है, इंस्टॉलेशन का खर्चा, या वो इन्वेस्टमेंट परचेज करने का? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ गया, ये तो रिपेयर एक्सपेंस है। बाकी तीनों के तीनों अभी आपने बताए, कोई भी नए सेट को बनाने में, लाने में, इंस्टॉलेशन करने में खर्चा लगता है, तो वो क्या होता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म। अब देखिए यहाँ पे ना इनिशियल क्लासेस में बहुत पेन होता है हम टीचर्स को, जब हम बताते हैं अगर फर्म ओ करती है सामने वाले को तो उसको क्या बोलेंगे, अगर सामने वाला फर्म को ओ करता है तो क्या होगा। और आप पता है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बिकॉज अकाउंटेंसी जो आप पढ़ रहे हैं इट्स लाइक अ लर्निंग ABCD इनिशियली। कई बार आप ये बोलते हैं सर कि मैंने अगर गुड्स बेचा उधार पे फर्म को तो मैं फर्म के लिए क्या होऊंगा। तो कई बार आप अपने एंगल से सोचते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी कभी सोचें ना, आप अपने आप को बिजनेस मानिए और बिजनेस मान के आप सोचिए, और 2 आदमी याद कर लीजिए फेवरेट जो आपकी ज़िंदगी में है, उनको नाम दे दीजिएगा कि मान लीजिए आप उनको उधार में बेच रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए वो अंकल हैं आपके, रमेश अंकल हैं, उनको आप उधार में बेच रहे हैं, तो उनकी शक्ल पे हमेशा देखिए क्या डेटर्स लिखा है। डेटर्स मतलब उनसे पैसा लेना है। और वहीं क्या है, दूसरे अंकल हैं सुरेश अंकल, उनसे आप उधार पे हमेशा लेते हैं, वो है क्रेडिटर्स। कोई 2 फेस याद कर लीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि हाँ इनसे मेरा रॉ मटेरियल आता है इसलिए क्रेडिटर्स हैं, इनको मैं माल बेचता हूँ इसलिए मेरे लिए डेटर्स हैं। इस तरह से याद रहेगा। दूसरा, परचेज के साथ अगर उधार हो तो हमेशा सी लगेगा, यानी क्रेडिटर्स। परचेज उधार पे लिया, सी से क्रेडिटर्स, पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा मैम, ठीक है जी। तो प्रियंका चोपड़ा मैम आपको याद करना है, पी के साथ जब भी कभी उधार पे लेंगे तो सी आएगा क्रेडिटर। और जो सेल है, यानी जो गुड्स बेचे आपने, सेल के साथ अगर उधार पे करते हैं तो आएगा डेटर्स का SD यानी शिखर धवन। तो ये 2 फेस याद कर लीजिए। जब भी शिखर धवन की फेस याद आए तो मान लीजिए आप उसको हमेशा उधार पे माल देते हैं, वो आपका होगा डेटर्स। जब भी आपको याद है किसी से आप उधार परचेस कर रहे हैं, पी के साथ सी, प्रियंका चोपड़ा, वो क्रेडिटर्स है, वो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होते हैं, डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत बड़ी क्लैरिटी होना जरूरी है, बिकॉज जब हम आपको जनरल में लेके चलेंगे वहां सिखाएंगे गुड सोल्ड टू राम, आप कंफ्यूज है सर ये राम डेटर क्यों है। भाई उधार पे बेच रहे हैं, जिसको उससे पैसा लेना है, ठीक है ना। बोलते टाइम हम डेटर्स बोलते हैं, लिखते टाइम बी भी लिखते हैं बीच में, तो डेप्टर मत बोलना, डेटर है, ठीक है जी। तो अ पर्सन हु ओस मनी टू द फर्म, यानी शिखर धवन को मैंने माल उधार पे बेचा, शिखर धवन जी मुझे उनको पैसा भी देना है मुझे, तो वो शिखर धवन जी क्या हुए, वो शिखर धवन जी हमारे क्या हुए, डेटर। वैसे वो वन ऑफ माई स्टूडेंट के कज़न ब्रदर हैं, ठीक है ना, फ्रॉम विकासपुरी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, अ पर्सन हु ओज मनी, वो हमारा क्या होता है, डेटर। यहीं पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, अ पर्सन टू होम द बिजनेस हैज़ टू पे मनी, अ पर्सन टू होम द बिजनेस हैज़ टू पे मनी, वो हो जाता है क्रेडिटर। तो ये आपको समझ आना चाहिए। और क्रेडिटर का ही एक और वर्ड होता है सप्लायर, ये भी याद रखिएगा। सप्लायर को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं और डेटर्स को हम बिजनेस में बोलते हैं कस्टमर। तो डेटर्स स्लैश कस्टमर, क्रेडिटर्स स्लैश सप्लायर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, अब आप अपने आप बताएंगे। यस सर, द आंसर इज ए, डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म। अरे सर अभी तो बताया आपने, और आंसर क्या होना चाहिए, बी, दैट इज द क्रेडिटर। यस, द बी इज द क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, गुड्स मीन्स व्हाट, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, या फिर कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड,
कमोडिटी टू बी यूज एज एन एसेट या ऑल ऑफ द अबव? तो मैंने बताया अभी जब से पहली डेफिनेशन पढ़ी है, गुड्स मतलब वो दुकान के अंदर सामान, अगर कोई ब्रेड बेच रहा है ना, ब्रेड और बटर बेच रहा है, उसके लिए वो गुड्स है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो भी आप बेचते हैं या परचेज करते हैं, उस कमोडिटी को हम बोलते हैं गुड्स। तो क्या वो बॉट एंड सोल्ड होगा, या वो टू बी बॉट बट नॉट सोल्ड, या फिर कमोडिटी टू बी यूज एज एन एसेट या ऑल ऑफ द अबव? तो मुझे लग रहा है कमोडिटीज जो बॉट एंड सोल्ड हो सकती है। आंसर ए चेक करते हैं, एंड यस द आंसर इज ए। 26 क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट। अब ये बहुत एंड में जाके हम सिखाते हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम क्वांटिटी डिस्काउंट भी एक नाम दे देते हैं, बट बिजनेस में ट्रेड और क्वांटिटी को हम एक जैसा लेके चलते हैं। एंड दूसरा नॉर्मली कैश डिस्काउंट, जो जल्दी पेमेंट के लिए हम लोग डिस्काउंट देते हैं कस्टमर्स को। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट किस लिए होता है, पढ़ के देखते हैं। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, क्या पेमेंट के टाइम हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट? विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, या विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, या अलाउड इन ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, पेमेंट के टाइम का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, और यहाँ पे है कि बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स। अब ऐसा रिसीविंग पेमेंट के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं दिया जाता। तो आंसर शुड बी व्हाट, रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। आंसर शुड बी बी, एंड यस बी इज द राइट आंसर। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हमने ली है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 में लेने वाले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी अगली जो डेफिनेशन होगी बाकी वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। बट अभी रुक के डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे देखने का, जो मैं लिंक शेयर करूँगा वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ताकि कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास आता रहेगा, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम देंगे। 27 क्वेश्चन, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर गुड्स परचेज और सर्विसेज रिसीव इज कॉल्ड डैश। तो कोई भी पर्सन हो, फर्म हो, इंस्टीट्यूशन हो, हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स और द सर्विस रिसीव इज कॉल्ड, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, और उसका प्राइस जो है, सर्विस जो है, द पर्सन फॉर्मेशन हु डज नॉट पे द प्राइस, यानी अभी प्राइस नहीं आ रहा बट मैं आपको गुड्स दे दिया, सर्विस दे दिया, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या वो प्रोप्राइटर होगा, डेटर, क्रेडिटर? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत अभी आपने डिटेल में बताया, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर, बिकॉज ये शिखर धवन की कैटेगरी में आ गया, सेल के साथ उधार में आ गया, तो वो डेटर बन जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, कहाँ शो करते हैं उसको? क्या हम शो करते हैं सेपरेटली बुक्स में? इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैन बी शोन ईदर सेपरेटली और डिडक्टेड और ऑफ द परचेज कॉस्ट और ऑल ऑफ द अबव। सोच के बताइए। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हमारा बिल बनता है, ये वो डिस्काउंट, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए टी शर्ट आप मार्केट से परचेज करके आते हैं 1000 रुपीज़ की, आपको क्या लगता है कि शॉपकीपर को भी 1000 की पड़ी होगी? आप कहेंगे नहीं सर, उसको तो हो सकता है 600 रुपये का पड़ा हो। तो वो जो मैंने उसको 600 का दिया है, 400 माइनस करके, दैट 400 आई डिडक्ट फ्रॉम द बिल ओनली, बिकॉज उस 400 में वो अपने स्टाफ के खर्चे निकालेगा, बिजली पानी के खर्चे निकालेगा, तो वहाँ पे वो जो 40% यानी 400 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो वो मेरा बिल से कट जाता है, और ये मैं एक्सपेंसेस में शो नहीं करता, बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, मुझे तो वो गारमेंट खुद 400 का पड़ा है, जो मैं उसको 600 का बेच रहा हूँ, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे इसको मैं एक्सपेंस नहीं मानता, इसका वो राइट है, बिकॉज तभी वो बेचेगा। कोई समाज सेवा थोड़ा करेगा कि 600 का दूँ, वो 600 का बेच दे, पॉसिबल नहीं है। तो इज शोन सेपरेटली, बिल्कुल भी नहीं। नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये है आंसर। कैन बी शोन ईदर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है आंसर? देखते हैं। इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाई? बिकॉज इट इज स्ट्रेट अवे डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, नॉट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एन एसेट बट फ्रॉम द बिल, फ्रॉम द इनवॉइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कैश डिस्काउंट। अब वही बात कर रहे थे, कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब हमने, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर ये अमाउंट है, आपका इतना बनता है, अगर मैं आपको वन शॉट में पेमेंट दे दूं, क्या आपको कोई कैश डिस्काउंट दे सकते हैं? तो कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है? पैसा जल्दी आ जाएगा, आप उसको बिजनेस में लगा सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन में लगा सकते हैं, पुरानी पेमेंट करनी है उसको दे सकते हैं, आप वेरियस फाइनेंस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट जुड़ा हुआ है सिर्फ पैसा जल्दी आने से, ना कि ज़्यादा परचेज करने से, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, which is received at the time of purchase of goods, or which is received both at the time of making payment and purchase of goods। तो देखिए बात बस जो सिंपल एकदम से क्लिक कर रही है वो कर रही है which is received at the time of making the payment। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा A, and yes this is the answer, right answer A। क्वेश्चन 30, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। तो जो मैंने सारा 29 क्वेश्चन में पढ़ाया है, राइट आंसर आप देके जाइएगा। 30th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, ताकि मुझे खुशी हो कि जो पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया। तो करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड डेटर्स, शिखर धवन करंट एसेट्स होता है। प्रियंका चोपड़ा जी कहाँ आती है? क्रेडिटर्स में आती है, ये ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इट इज अगेन करंट लायबिलिटी। बैंक बैलेंस एसेट्स है, करंट एसेट है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो देखिए यहाँ पर डेटर्स भी करंट एसेट था, बैंक बैलेंस भी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है। तो कुल मिला के एक ऐसा चीज़ है जो नहीं है, वो क्या है?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब मेरी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 30 क्वेश्चन मैंने आपके साथ लिए हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट, यानी आपको सिर्फ मैं ज्ञान ना दूं, एसेस भी करूं कि कितना आपको समझ आ गया। तो इस तरह की बाकी वीडियोस के लिए प्लीज़ जुड़े रहिएगा। डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, और जितने भी सोशल मीडिया के लिंक होंगे प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ताकि समय समय पर आपके सेवा के लिए जो भी कंटेंट आएगा आप उसको यूज़ करेगा, ताकि आप जब एग्ज़ाम दें तो पहले ही एग्ज़ाम आपका पहला स्टेप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कन्विक्शन के साथ, यानी कॉन्फिडेंस एनहांस होगा आपका। क्योंकि अगर आपने पहले ही टेस्ट में अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखा दिया, आपके टीचर्स आपसे खुश होंगे, उनका इंप्रेशन बन जाएगा। और ये मेरे साथ हुआ था। ऐसे 11th में आया, कॉमर्स में मज़ा आना स्टार्ट हुआ, एंड आई वाज अ टीचर्स फेवरेट। तो अगर टीचर्स का दिल जीतना है तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, क्लास में डिस्कस कीजिए, और टीचर की मदद से, टीचर की हेल्प लेते हुए डे बाय डे प्रोग्रेस कीजिए। बिकॉज आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ। बीइंग अ स्कूल टीचर, आई हैव बीन अ स्कूल टीचर फॉर 15 ईयर्स, मैं जानता हूँ कितना पेन होता है, कितना दर्द के साथ, कितनी मेहनत के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। और सेम वे आपके प्राइवेट जो आप हेल्प लेते हैं बाहर आफ्टर स्कूल, सभी का एक ही टारगेट है, एक ही गोल है, क्या कि आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। और हम सब मिलके वी आर वन कम्युनिटी, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, सबका मकसद एक है, आपके चेहरे पे स्माइल लाना। एंड दिस इज व्हाट वी डू फॉर यू। तो प्लीज़ गिव द ग्रैटिट्यूड, हैव द हम्बलनेस, पढ़िए ध्यान से, मजे के साथ, लिख के पढ़िए। और जो आज ये जो मैंने वीडियो शेयर किया है, डू लाइक सब्सक्राइब, ताकि आगे मैं आपके साथ जुड़ा रहूं इसी माध्यम से। तो बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू।